गुड मॉर्निंग दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे इनकम सर्टिफिकेट्स के बारे में। जो आमतौर पे एप्लीकेंट अप्लाई करते समय ऑनलाइन गलतियां कर देते हैं, तो कोशिश करेंगे उन जो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं उनको दूर करेंगे, ताकि एप्लीकेंट जो अप्लाई करता है ऑनलाइन वो इस वीडियो के माध्यम से अगर चेक कर ले तो वो इनकम सर्टिफिकेट जब भी अप्लाई करेगा तो ये जो मैं गलतियाँ इसमें बताऊंगा, आमतौर पे की जाने वाली गलतियाँ जो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा, अगर वो गलतियाँ एप्लीकेंट नहीं करेगा तो उसका सर्टिफिकेट लिंगर ऑन नहीं होगा, डिले नहीं होगा। कुछ कई बार इन गलतियों की वजह से हो सकता है सर्टिफिकेट आपका रिजेक्ट भी हो जाए। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो ऑन ऑनलाइन इनकम सर्टिफिकेट के उसमें इसके लिए अगर आपको ऑनलाइन इनकम सर्टिफिकेट लेना है तो उसके लिए कौन सी गलतियां हैं जो नहीं दोहरानी चाहिए, और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसके लिए मैंडेटरी है, ज़रूरी हैं। ठीक है, आइए करते हैं शुरू इस वीडियो को। सबसे पहले अगर हम देखें जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं बनाने के लिए इनकम सर्टिफिकेट, तो सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा मैंडेटरी है वो है राशन कार्ड। अगर आपको इनकम सर्टिफिकेट लेना है तो राशन कार्ड लगेगा ही लगेगा। ये तो कभी वो नहीं किया जा सकता कि ये राशन कार्ड के बिना इनकम सर्टिफिकेट बन जाएगा। दूसरे नंबर पे है आधार कार्ड, दिस इज़ आल्सो नेसेसरी। थर्ड है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अगर आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगा दीजिए, वैसे ये मैंडेटरी नहीं है, इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको लगा सकते हैं। अब अगर माने कोई आदमी जो है एम्प्लॉय नहीं है, तो क्योंकि उसके राशन कार्ड पे एम्प्लॉय नहीं है, जहाँ कोई ऐसा परिवार है जो AAYY है, उसके बाद एक होता है PHH। राशन कार्ड की क्या होती है, सीरियस मतलब किस्म कह सकते हैं, क्योंकि प्रायोरिटी इसको बोलते हैं, प्रायोरिटी हाउस होल्ड। ये वो वाले लोग होते हैं जिनके घर में एम्प्लॉय नहीं हो, सैलरी इनकम जो है 25,000 से लेस हो मंथली, तो ये वो लगभग इस क्राइटेरिया में PHH आते हैं, तो उनको बोलते हैं प्रायोरिटी हाउस होल्ड। तो प्रायोरिटी हाउस होल्ड जो है ये कई बार शॉपकीपर भी होते हैं, बिजनेसमैन भी हो सकते हैं। तो AAY आप कह सकते हो। BPL जो लोग होते हैं, गरीब लोग जो होते हैं, उनका AAY कई बार राशन कार्ड होता है, तो इसमें कोई इनकम प्रूफ की ज़रूरत रहती नहीं है खास करके। PHH जो है ये भी एक ऐसी कैटेगरी है प्रायोरिटी हाउस होल्ड जिसमें भी पुअर लोग आते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है इसमें शॉपकीपर्स वगैरह छोटे बिजनेसमैन आ जाते हैं। तो उसके बाद एक आता है NPH। NPHH नॉन प्रायोरिटी हाउस होल्ड। वो प्रायोरिटी हाउस होल्ड, तो ये नॉन प्रायोरिटी हाउस होल्ड। ये वो वाले लोग होंगे जिनकी इनकम महीने की 25,000 से ऊपर होगी, जिनके घर में एम्प्लॉइज़ होंगे, जिनका बड़ा कारोबार होगा, NPHH में वो लोग आते हैं। अगर इससे भी ज़्यादा कुछ हैं तो उनके सर्टिफिकेट के ऊपर एक्सक्लूजन लिखा होता है कि ये एक्सक्लूडेड है, मतलब राशन वगैरह लेने से एक्सक्लूडेड है, एक्सक्लूजन, तो इनकी इनकम उससे भी ज़्यादा होती है। तो ये कुछ राशन कार्ड की कैटेगरीज हमने डिस्कस की यहाँ पे। AAY वाला हमने किया, जो पुअर BPL हो, PHH, NPHH और एक्सक्लूजन वाले। ठीक है, तो इसी के हिसाब से इनकम जो है वो जांची जाती है, वेरीफाई की जाती है। तो आगे देखते हैं। अगर ये जो PHH वाले हैं, PHH कैटेगरी जो है, AAY जो होगी तो उसको कोई इनकम लगाने की ज़रूरत नहीं है। PHH वालों को भी ज़रूरत नहीं है, बट इन केस अगर उनके पास कोई इनकम प्रूफ है तो वो लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई शॉपकीपर है तो वो ITR फाइल कर सकता है, ITR लगा सकता है। कई बार कोई इंडस्ट्री में, कंपनी में लगा होता है तो उसकी सैलरी हो सकता है बिलो 25,000 हो, 25,000 रुपया हो। कोई शॉप पे, कोई बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट पे काम कर रहा हो, तो इन दैट केस वो वहाँ से अपना इनकम सर्टिफिकेट
ले सकता है, मतलब वहाँ से अपनी सैलरी सर्टिफिकेट जो भी है वो बना के इसके साथ अपलोड कर सकता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, इन केस ऑफ अगर एम्प्लॉई है तो उस केस में क्या होगा। लेटेस्ट सैलरी जो सर्टिफिकेट होगा एम्प्लॉई का वो लगेगा, और लगेगा ग्रॉस सैलरी के साथ। यहाँ पे एप्लीकेंट के द्वारा पहली मिस्टेक की जाती है, वो हम डिस्कस करेंगे इस वाले पार्ट में। क्या होता है कि मान लो एक आदमी की सैलरी, नेट सैलरी, उसकी सैलरी है 35,000 रुपीज़। उसके बाद उसकी कुछ जीपीएस में या एनपीएस में, जीपीएफ और एनपीएस में डिडक्शन हो जाती है, मान लो 5,000 रुपये पर मंथ। अब उसको जो नेट क्रेडिट होती है अकाउंट में वो होती है 30,000 रुपीज़, 30,000 रुपये उसके अकाउंट में आती है। अब ये जो जीपीएफ है, ये एनपीएस है, ये कहाँ जाएगा, ये किसको मिलेगा, ये भी इसी एम्प्लॉय को मिलना है। कहने का मतलब क्या होता है, आमतौर पे जो लोग अप्लाई करते हैं वो अप्लाई करते हैं नेट के हिसाब से कि नेट सैलरी हमारी इतनी आ रही है, ठीक है। क्योंकि नेट सैलरी जो आती है वो आती है, जो अकाउंट में क्रेडिट होती है वो क्रेडिट होती है, पैसा जो खाते में आता है सैलरी जो आदमी के, वो सैलरी जो अकाउंट में आती है वो जो डिडक्शन होती है उसको काटने के बाद आती है। मान लो जैसे मैंने इसकी आदमी की बोला सैलरी 35,000 है, तो इसकी डिडक्शन है 5,000 रुपया, जीपीएफ हो सकता है या उसका एनपीएस हो सकता है, तो वो काटने के बाद इसके अकाउंट में सैलरी आती है 30,000 रुपये मान लो। अब लोग जो एप्लीकेंट है वो कहता है सैलरी ये मिलती है, नेट सैलरी, ठीक, ये मिलती है। लेकिन जो रिपोर्टिंग अथॉरिटी होती है वो कहता है ग्रॉस सैलरी आपकी ये है। यहाँ पे क्या होता है, दोनों के बीच में ऑफलाइन के केस में डिस्प्यूट बन जाता था, ठीक है, चांसेस रहते हैं डिस्प्यूट बनने के, क्योंकि एप्लीकेंट ने सोचा होता है कि सैलरी ये है, मुझे इनकम इतना चाहिए, लेकिन जो रिपोर्टिंग अथॉरिटी है यानी कि जो पटवारी है, तो बीइंग एम्प्लॉई ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट, मैं खुद भी पटवारी हूँ, तो इस वजह से मुझे भी पता है कि यहाँ पे 90% डिस्प्यूट यहीं पे बनते हैं लोगों के और रेवेन्यू अथॉरिटी के यानी कि पटवारी के। लोग कहते हैं कि ये हमारी नेट सैलरी जो 30,000 रुपया है, लेकिन रेवेन्यू अथॉरिटी यानी कि पटवारी कहता है कि ये ग्रॉस लूँगा मैं। यहाँ पे दोनों के बीच में थोड़ा सा डिस्प्यूट बन जाता है। तो मेरा एप्लीकेंट को यहाँ पे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जो इनकम के ऊपर सैलरी ली जाएगी, सैलरी सर्टिफिकेट लगेगा, वो ग्रॉस सैलरी वाला होगा, ना कि नेट सैलरी वहाँ पे कैलकुलेट की जाएगी, ठीक है। क्योंकि जो डिडक्शन होती है वो भी एप्लीकेंट की ही होती है, लेटर और सुनर वही लेगा, उसी का सैलरी का एक पार्ट होती है। तो यहाँ पे कभी भी आप नेट सैलरी कैलकुलेट ना करिएगा, ना लगाइएगा। सैलरी आफ्टर डिडक्शन इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर इनकम सर्टिफिकेट्स। लेटेस्ट सैलरी सर्टिफिकेट लगाना है और ग्रॉस सैलरी उसके ऊपर मेंशन होनी चाहिए, वही एप्लीकेबल होगा। इन दैट केस अगर रेवेन्यू अथॉरिटी लिख देगी कि इतनी है, उसके ऊपर नेट सैलरी लगाई हुई है इसने, तो नेट सैलरी नहीं चाहिए, बजाय इसके क्या चाहिए, ग्रॉस सैलरी वाला सर्टिफिकेट चाहिए, तो आपका सर्टिफिकेट जो है इनकम सर्टिफिकेट वो डिले हो सकता है, वापस जाएगा, फिर आप दोबारा अपलोड करोगे डॉक्यूमेंट, फिर ही आपको जनरेट हो पाएगा। तो सॉरी, ठीक है, फिर ही आपको वो जनरेट हो पाएगा। तो ध्यान रखिएगा इस मिस्टेक का। नेक्स्ट देखते हैं, पेंशन सर्टिफिकेट इन केस ऑफ रिटायर्ड एम्प्लॉई। मिस्टेक नंबर 2 है, ये मैंने लिखा नहीं है लेकिन मिस्टेक नंबर 2 यहाँ पे लोग करते हैं। यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि बैंक स्टेटमेंट लगा देते हैं कई बार, जो रूल के हिसाब से एप्लीकेबल नहीं होती है। क्योंकि जो एक रिटायर्ड एम्प्लॉई होता है उसको क्या होता है, रिटायरमेंट के दौरान कुछ अमाउंट मिल जाती है, कुछ पैसा मिल जाता है। बाद में जब उसकी पेंशन बनती है, मान लो पहले इसको मिल गया 10 लाख रुपया, रिटायरमेंट के दौरान इकट्ठा पैसा 10 लाख मिल गया, तो पेंशन के दौरान थोड़ा थोड़ा ये पैसा इसमें से काट लिया जाता है, जिसको कंप्यूट कहा जाता है, ठीक है। वो जो कंप्यूट होता है वो थोड़ा थोड़ा पैसा काट लिया जाता है हर पेंशन के दौरान, और पेंशन जो है वो बन जाती है। मान लो पेंशन बनी थी उसकी 20,000 रुपया, अब 5,000 रुपये उसकी कम्यूट की किस्त काटी जा रही है, तो जो नेक्स्ट नेट पेबल आती है अकाउंट में वो कितनी आती है, 15,000 रुपया। अब लोग यहाँ पे भी, क्योंकि 5,000 रुपये उसका कम्यूट कट रहा है हर महीने कंप्यूट,
तो 5,000 वो 5,000 वो लेस हो रहा है, और प्लस उसको मिल रही है कितनी, 15,000 क्या मिल रही है पेंशन। तो दोनों मिला के बनता है 20,000 रुपया। ये उसकी टोटल पेंशन होती है, क्योंकि ये जो कम्यूट या कंप्यूट जो लिया होता है, एडवांस पेमेंट जो मिली होती है एम्प्लॉइज़ को, वो एम्प्लॉइज़ को मिली होती है, तो वो भी इसकी पेंशन के खाते से निकली होती है। तो यहाँ पे भी एक चीज़ याद रखने वाली है, पेंशन सर्टिफिकेट इन केस ऑफ एम्प्लॉई जो है वो होना चाहिए विद इसके किस टोटल होना चाहिए। कई लोग दिल लगाते हैं क्या, सर्टिफिकेट बोलते हैं कि अब ये तो कम्यूट कटता है हमारा, अब 15,000 लिखिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे भी मेरी एप्लीकेंट को ये दरख्वास्त रहेगी, रिक्वेस्ट रहेगी, जो आपकी कम्यूट प्लस जो पेंशन खाते में क्रेडिट होती है वो मिला के बनती है इनकम सर्टिफिकेट, इनकम। ठीक है, तो यहाँ पे भी कृपया कोशिश करिए कि यहाँ पे भी आप इसके ऊपर डिस्प्यूट ना बनाएं, जहाँ बहसबाजी ना करें रेवेन्यू अथॉरिटी के साथ, क्योंकि अपने बिहाफ पे ही इज़ आल्सो राइट कि आपको ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस इनकम लगानी है, तो वो उसी हिसाब से इनकम होगी। ठीक है, अब जो सर्टिफिकेट है वो ऑनलाइन है। ऑनलाइन में तो ऐसा है नहीं कि आप वहाँ पे जाके जस्टिफाई कर पाओगे, जस्टिफिकेशन ऑनलाइन में हो नहीं पाएगी। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आप डॉक्यूमेंट ही पहले उस तरीके के लगाइए, ताकि आपको टाइमली सर्टिफिकेट जो है वो रिलीज़ हो सके, जहाँ आपको मिल सके। तो नेक्स्ट देखते हैं। अगर सर्टिफिकेट लेने वाला बिजनेसमैन है तो उसको बैंक स्टेटमेंट जहाँ इनकम टैक्स की रिटर्न की कॉपी लगानी होगी। इट इज़ वेरी मैंडेटरी। कई बार उसके ऊपर लिखा होता है राशन कार्ड के ऊपर शॉपकीपर, बिजनेसमैन, तो ये चीज़ें इन लोगों के लिए, शॉपकीपर, बिजनेसमैन और किसी तरीके की इस्टेब्लिशमेंट है तो उनको क्या चाहिए, उनको क्या लगाना पड़ेगा, बैंक स्टेटमेंट जहाँ इनकम टैक्स ITR की कॉपी, इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी अपलोड करनी होगी। नेक्स्ट देखते हैं, अगर इनकम सर्टिफिकेट लाडली बेटी स्कीम के लिए चाहिए तो, अगर तो जनरल जो हम पीछे सर्टिफिकेट पढ़ते आ रहे हैं तो उसमें क्या है, अगर फैमिली में 1 2 3 4 5 मेंबर हैं, ABCDE, इन सब की जो इनकम है वो कैलकुलेट होगी इसमें। जनरल फैमिली इनकम होती है। अगर मदर फादर एम्प्लॉई है तो दोनों का सर्टिफिकेट या जो अकॉर्डिंगली जैसा भी होगा, जितने भी फैमिली मेंबर उस राशन कार्ड के अंदर हैं, सबकी इनकम जो है वो हर सोर्स से, इनकम ऑफ एवरी पर्सन फ्रॉम ऑल द सोर्सेज, वो कैलकुलेट होगी, वो टोटल मिला के इनकम बनती है फैमिली की। ठीक है, बट इन केस ऑफ अगर हम बात करें लाडली बेटी जो स्कीम है उसमें हम बात करें तो जो बेटी लाडली जो बच्ची है उसके मदर और फादर, मदर प्लस फादर, सिर्फ दोनों की इनकम देखी जाएगी, बाकी फैमिली मेम्बर की इनकम नहीं देखी जाएगी। तो इन दैट केस अगर एक एप्लीकेंट जो फादर है तो वो एम्प्लॉई है या नहीं है, या उसकी वाइफ क्या है, वो अकॉर्डिंगली अपने सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। उनके अगर ब्रदर या उनके फादर या मदर, उसके किसके जो एप्लीकेंट है, जो बच्ची का पिता है, तो यहाँ पे मैं बच्ची के पिता को एप्लीकेंट मान रहा हूँ। तो बच्ची का पिता अगर मान लो एक बच्ची है जिसका नाम है अनीता, लिख देते हैं अनीता, उसके फादर का नाम है मान लो क्या हो गया भाई तुझे, राजेश। ठीक, इस बच्ची के पिता का नाम है राजेश। अब जो राजेश हैं इनकी और इनकी वाइफ की इनकम ली जाएगी, ना कि राजेश के फादर या ब्रदर कोई एम्प्लॉई हैं तो उनकी इनकम देखी जाएगी। तो ये था इनकम सर्टिफिकेट के बारे में। तो लाडली बेटी स्कीम जो है उसमें जो इनकम सर्टिफिकेट बनता है उसमें सिर्फ फादर और मदर की इनकम एप्लीकेबल है, रेस्ट बाकी वालों की इनकम की ज़रूरत नहीं है। तो क्योंकि अब जो सर्टिफिकेट बनता है इनकम सर्टिफिकेट प्रोसेस पूरा ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन प्रोसेस में जो रेवेन्यू अथॉरिटी है जो प्रोसेसिंग बीच में करते हैं, पहले तो रिपोर्ट करेंगे, पटवारी की रिपोर्ट होगी। अगर आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं लगाए होंगे तो वो जहाँ तो रिवर्ट कर देंगे लिख करके कि ये वाले डॉक्यूमेंट लगाइए, है ना।
तो उसमें आपका टाइम लिंगर ऑन होगा और आपको भी लगेगा कि यार मेरा टाइम वेस्ट हो गया। इन सब चीज़ों से बचने के लिए जो इस वीडियो में मैंने बताया, तो कृपया वो चीज़ें करें ताकि आपका सर्टिफिकेट लिंगर ऑन ना हो। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए प्लस आपको पता है कि कौन सी साइट पे ई सर्विस में कहाँ पे अप्लाई करना है, वो सब के लिए काफ़ी वीडियो बने हुए हैं। लेकिन कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने थे, तो मुझे लगा कि इस वीडियो में जो मिस्टेक्स होती है जो कई बार मिस्टेक्स जो है वो कारण भी बन जाती थी डिस्प्यूट बिटवीन रेवेन्यू अथॉरिटी एंड एप्लीकेंट। एप्लीकेंट चाहता है कि उसे हर हालात में सर्टिफिकेट मिल जाए, जिस भी हालात में वो जल्दी मिल जाए, हैसल फ्री मिल जाए। बट रेवेन्यू अथॉरिटी की अपनी साइड पे एक मजबूरी रहती है, उसको ये देखना है कि कहीं गलत सर्टिफिकेट गलत आदमी ना ले जाए, ठीक है। इसलिए उनको वेरीफाई करना पड़ता है और उनको साथ में ग्रॉस के ऊपर ग्रॉस सैलरी देखनी होती है। तो इन चीज़ों के वजह से कई बार डिस्प्यूट भी बन जाते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा एप्लीकेंट से थ्रू दिस वीडियो कि ट्राई करिए, जो प्रॉपर मैंने डॉक्यूमेंट बोले हैं वो लगाइए, तो यू विल गेट अ हैसल फ्री डॉक्यूमेंट इनकम सर्टिफिकेट विद इन द फ्यू डेज, बहुत जल्दी मिल जाएगा। थर्ड एक चीज़ वो जो मैं भूल गया, कि आप जब भी किसी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं तो कोशिश करिए कि अगर आपको कोई सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि हर एक सर्टिफिकेट का एक पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत एक दायरा होता है, टाइम होता है। इनकम सर्टिफिकेट उसमें 30 दिन का टाइम होता है। तो जब भी आपको सर्टिफिकेट चाहिए कोशिश करिए कि आप जल्दी से जल्दी उसको अप्लाई कर लें, ताकि कई बार टाइम भी लग जाता है तो फिर बंदा परेशान ना हो, ठीक है। तो क्योंकि जो रेवेन्यू अथॉरिटी है, जो प्रोसेसिंग करनी है, अब तो मशीन का प्रोसेस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है। अब मशीन जो है वो इमोशंस वो नहीं देखती है, तो आपका टाइम जो है वो कंज्यूम हो जाएगा अगर आप प्रॉपर टाइमिंग पे अप्लाई नहीं करेंगे। तो कोशिश करिए कि पर्टिकुलर टाइम पे पहले ही अप्लाई करें ताकि आपको हैसल फ्री तरीके से सर्टिफिकेट मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको लगा होगा कि इस वाले वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा मिलेगा, तो यूट्यूब पे मेरा चैनल है लेट अस लर्न विद रमन अत्री के नाम से। काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो वंस अगेन।